हेलो एवरीवन। तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए भी और हमारे नीट के लिए भी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत आप लोग बोलते रहते हो, मिथ एक बना दी हो कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिथ है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कवर करते हो तो बहुत ही ईजी लगेगा। आप बोलोगे सर ऐसा आप बोल रहे हो सर, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जिस तरह से वे से बताया है आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप लेक्चर को जरूर देख लेना। चलो कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो कैसे बना है। देखो, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में, इतना तो सबको पता है। अब प्लांट में भी ज्यादा फोकस अपन को करना है 5 चीजों के बारे में। पहला है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म। ये पांचों को आपको बस अच्छे से याद रख लेना है कि एनजीओ, ये जो एल्गी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या बना, ब्रायोफाइट्स बने। उससे थोड़ा मॉडिफिकेशन आया तो क्या, टेरिडोफाइट्स आया। उसका मॉडिफिकेशन हुआ तो बना हमारा जिम्नोस्पर्म। उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ तो बना एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक थोड़ा सा डिफरेंस है बस, कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सीड होगा, लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सीधा फ्रूट का डेवलपमेंट करते हैं। अब देखो, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं सिंपल सी बात है, फ्रूट के अंदर सीड भी प्रेजेंट होता है। तो मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर फूड भी है और सीड भी है। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, ये जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ, वाटर एरिया में। जहां इसको वाटर दिखेगा वहीं प्रेजेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ से एक चीज कनेक्शन में बता देता हूँ, अगर वाटर में प्रेजेंट है तो रिप्रोडक्शन भी वही करेगा। राइट, वाटर में, वाटर रीजन में ही करेगा। तो मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, ये तीनों वाटर के प्रेजेंस में ही करते हैं। अगर वाटर नहीं है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। यहाँ तक तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर ये लैंड में भी है ना तो भी ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। आप नॉर्मल ट्री को देखो, नॉर्मल ट्री लैंड में रहता है, जी हाँ रहता है, और वो एक ही जगह पे रहता है। राइट, वो घूमता घूमता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि आज ट्री यहाँ पर है तो कल वहां चल कहीं और चला जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। मतलब ट्रीज जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वाटर है। वाटर जब भी उसको, वाटर जो है वो तेज से अगर आएगा तो सिंपल सा मूवमेंट तो होगी होगी। तो मूवमेंट होती है फ्लैजिलिया के कारण। मतलब ये जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं उस पे फ्लैजिलिया प्रेजेंट होता है। तो मैं ये सब चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टार्ट करने में, लेक्चर को स्टार्ट करने में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको बोर ना लगे। आपको ये बोर लगता है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस इंट्रोडक्शन जो है कि मैं दे रहा हूँ। अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो और भी मजा आएगा। और हमने इसमें अच्छे से बात की है एल्गी के लाइफ साइकिल के बारे में, ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखा है कि हैप्लॉन्टिक होते हैं कि डिप्लॉन्टिक होते हैं, किस तरह लाइफ साइकिल होता है, किस तरह मैन प्लांट बॉडी आती है। बहुत ही ईजी लगेगा। तो आप इस चैप्टर को जरा भी स्किप मत करो और मिस तो बिल्कुल मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चैप्टर जरूर देखना, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम को। सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो हम 8 क्लास से पढ़ते आए हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और हम आज पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटाई। और हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लांट किंगडम। तो सिंपल बात, किसके बारे में पढ़ेंगे, इस प्लांटे के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट को। पहला टॉपिक है हमारा प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 3 टाइप आते हैं। पहला है आर्टिफिशियल, जिसको दिया है लिनियस ने। दूसरा है नेचुरल, जिसको दिया है पैंथम एंड हुकर ने। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। अब हम बात करेंगे ये तीनों में से सबसे अच्छा कौन है और क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल की, जिसको दिया है लिनियस ने। ये जो सिस्टम है ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का कहने का मतलब है, इसका कहना है कि जितना ज़्यादा सेक्सुअली कैरेक्टर ट्रांसफर होगा बॉडी से, उतना ही ज़्यादा वेजिटेटिव कैरेक्टर भी ट्रांसफर होगा। देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअली कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट है और ये इनका ऑफस्प्रिंग है, मतलब चाइल्ड है। मान लो ये जो पेरेंट है ये बॉक्सर है, ठीक है, ये क्या है, ये बॉक्सर थे। तो जरूरी तो नहीं कि इसका बेटा जो है वो भी बड़ा होकर बॉक्सर ही बने, क्योंकि हम सबको पता है जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, जीन का होता है। और जीन जैसे कि हो गया हाइट का जीन, हो गया कलर का जीन, हो गया, ये सारा जीन ट्रांसफर होता है, राइट। जरूरी तो नहीं ना कि एक्सटर्नल फीचर भी ट्रांसफर हो जाए।
उसके तो कम चांस होते हैं, लेकिन इनका कहना था कि जितना ज़्यादा सेक्सुअल कैरेक्टर ट्रांसफर होगा उतना ही ज़्यादा वेजेटिव कैरेक्टर भी ट्रांसफर होगा, जो कि ये गलत हो जाता है और इसीलिए इस आर्टिफिशियल सिस्टम को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और इसका जो ये जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ एंड्रोशियम पर बेस्ड होता है। तो आर्टिफिशियल तो हमने देख लिया, नेक्स्ट है अननेचुरल। नेचुरल जो है दिया किसने था, बैंथम एंड हुकर ने दिया है, और ये बेस्ड है बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था, ये बहुत सारे कैरेक्टर पे बेस्ड है, तो ये थोड़ा उससे अच्छा है कि नहीं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, सेक्सुअली कैरेक्टर आर ग्रेटर देन वेजिटिव कैरेक्टर। देखो ये बहुत सही बात कहा है कि सिंपल सी बात है, सेक्सुअली कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा ट्रांसफर होगा और वेजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो थोड़ा कम ट्रांसफर होगा, इसीलिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा ज्यादा बेटर माना जाता है। लास्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर क्या आएंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर आता है कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और हमारे एंसेस्टर के बारे में, ये सारे की स्टडी करनी है तो हमें ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमें बताता है। अब बाद में पढ़ना है टैक्सोनॉमी, जो छोटा टॉपिक है जो कि हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। अब एनसीईआरटी ने दिया है तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसका ट्रिक समझो है ना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल से समझो नंबर, क्या है नंबर, और नंबर हम किस में लिखते हैं, कंप्यूटर्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, कोडिंग करने के लिए लिखते हैं। तो जहां आपको दिया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी तो आप याद रखना उसके अंदर क्या आएगा, कंप्यूटर्स आएंगे। कंप्यूटर में क्या है, हम लिखेंगे नंबर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कोडिंग करने के लिए लिखते हैं। ये हमारा ट्रिक है, इससे आपको याद हो जाएगा, और यही क्वेश्चन नीट में आया भी था। अब बात करते हैं साइटोटॉक्सोनॉमी की। साइटोटॉक्सोनॉमी जो है इसके अंदर हमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा और उसका बिहेवियर कैसा होगा। लास्ट है कैमोटॉक्सोनॉमी। कैमो का मतलब होता है केमिकल, मतलब इसमें समझ जाओगे कि इस टैक्सोनॉमी में किसका यूज होगा, तो केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट का यूज होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझनी है। देखो जो क्रोमोसोम होता है ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और ये क्रोमोसोम आगे जाके क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, राइट। एक मेल गैमेट है, यहाँ फीमेल गैमेट है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड है। ये जब दोनों मिलेंगे, मेल गैमेट भी मिलेगा और फीमेल गैमेट भी मिलेगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट बनेगा, जो कि कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, n+n 2n हो जाएंगे। अब अगर ये जाइगोट डिवीजन कर ले, अब देखो हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ही देखा है कि डिवीजन दो तरह के होते हैं, म्यूसिस और माइटोसिस। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, आप देख लें एक बार, है ना। माइटोसिस और म्यूसिस, म्यूसिस का क्या कहना होता है, म्यूसिस का कहना है कि अगर कोई सेल डिप्लॉइड है तो उसको वो किसमें डिवाइड करेगा, वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिवाइड कर देगा, जस्ट लाइक। तो अगर ये जाइगोट जो है, अगर ये मियोसिस डिवीजन करता है तो उसके अंदर कोई, ये जो जाइगोट है ना, अगर ये मियोसिस डिवीजन कर ले तो ये जाइगोट से डायरेक्टली प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर ये जाइगोट अगर मियोसिस डिवीजन कर ले तो ये जाइगोट से डायरेक्टली प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उस प्लांट में इम्ब्रियो एब्सेंट होगा। क्या नहीं होगा, उस प्लांट में इम्ब्रियो जो होता है वो एब्सेंट होगा। अब इम्ब्रियो एब्सेंट होगा तो उसका जगह क्या होगा, उसके जगह पर आ जाएगा थैलस। क्या आ जाएगा, थैलस। इसलिए हम उस कंडीशन को कहेंगे थैलोफाइटा। क्या कहेंगे, थैलोफाइटा। क्लियर है। और थैलोफाइटा किसका एग्जाम्पल है, तो एल्गी का एग्जाम्पल है। मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि एल्गी जो होता है इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, क्या होता है, थैलस होता है, राइट। अब वापस से आओ, ये जो जाइगोट है अगर ये म्यूसिस डिवीजन ना करके माइटोसिस डिवीजन कर ले, क्या डिवीजन कर ले, माइटोसिस डिवीजन कर ले, तो ये जाइगोट पहले इम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद प्लांट में कन्वर्ट होगा, मतलब कि इसके अंदर इम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो हम उस कंडीशन को कहेंगे इम्ब्रियोफाइटा। क्या कहेंगे, इम्ब्रियोफाइटा। और इम्ब्रियोफाइटा के अंदर आएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है। यहाँ पर बहुत इजी वे से हमने यहाँ क्लियर किया है कि आप समझ सकते हो कि थैलोफाइटा जो है किसका एग्जांपल है, तो एल्गी का एग्जांपल है, और इम्ब्रियोफाइटा के अंदर आते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
है ना, बहुत इजी ट्रिक से हमने कवर किया है इसको। अब आगे आते हैं। देखो ये जो गैमेटोफाइट ही आगे जाके गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और गैमेटोफाइट भी कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, याद रखना है यहाँ पर। ये गैमेटोफाइट भी कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, और गैमेट भी कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। ये जब इसको जब दूसरा कोई गैमेट मिलेगा, मेल गैमेट, मान लो यहाँ कोई ये मेल गैमेट होगा, तो जैसे कोई फीमेल गैमेट मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो है ना, जाइगोट बनेगा, ये हमें पता होता है। और जाइगोट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन अगर जाइगोट कहीं ना लिखा हो और कहीं स्पोरोफाइट लिखा हो, तो उसका मतलब भी आपको जाइगोट समझना है ना, क्योंकि प्लांट जो है वो जायगोट ना बना के क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। और स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और अगर ये स्पोरोफाइट जाकर जाकर के मियोसिस डिवीजन कर ले, है ना, अगर ये स्पोरोफाइट आगे जाके मियोसिस डिवीजन कर ले, तो सिंपल सी बात है, मियोसिस डिवीजन करेगा तो क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा। अब इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा तो वो डिप्लॉइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये डिप्लॉइड था, यहाँ 2n था, ये किसमें टूट गया, हैप्लॉइड में टूट गया। और इसका ये स्पोरोफाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, स्पोर्स में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया, बस हमने यहाँ जाइगोट की जगह क्या लिख दिया है, स्पोरोफाइट लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया। और स्पोरोफाइट ने क्या किया है, म्यूसिस डिवीजन किया है, जिसके कारण वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया, जिसको कह दिया स्पोर। और यही स्पोर फिर से कहाँ जाएगा, ये यही स्पोर आगे जा करके गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये साइकिल हमेशा रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और ये लाइफ साइकिल किसका है, तो ये लाइफ साइकिल एल्गी का है। किसका है, एल्गी का है ना। तो यहाँ पर एल्गी का लाइफ साइकिल भी आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा था। अब यहाँ इसी से हम बहुत कुछ कवर करेंगे, जैसे कि हैप्लोडिप्लोन्टिक है या हैप्लॉन्टिक है, मेल प्लांट बॉडी क्या है, ये सब हम इसी के थ्रू क्लियर करेंगे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर देखो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, है ना, और ये भी हैप्लॉइड। मतलब 3 हैप्लॉइड दिख रहे हैं और एक डिप्लॉइड दिख रहा है, राइट। मतलब हैप्लॉइड का संख्या ज्यादा है इसमें। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, कि एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। क्लियर है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये हैप्लॉन्टिक नहीं होते, ये होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि आधा साइकिल जो है वो हैप्लॉइड का होगा और आधा साइकिल डिप्लॉइड का होगा। जैसे कि हम देख रहे थे ना कि यहाँ 3 हैप्लॉइड थे और एक डिप्लॉइड। हमें आगे जाके दिखेगा कि 3 हैप्लॉइड हैं और 3 डिप्लॉइड भी रह जाएं, तो ये कैसा हो जाएगा, इस साइकिल को हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। मतलब कि जितने हैप्लॉइड हैं उतने ही डिप्लॉइड मिले, तो हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब बचा क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। मतलब कि यहाँ पर अभी क्या था, 3 हैप्लॉइड थे और एक डिप्लॉइड था। अगर कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए कि 5 हैप्लॉइड हैं, सॉरी 5 डिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड रहे, तो उस कंडीशन को कहेंगे डिप्लॉन्टिक साइकिल। कैसा कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो उसी तरह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का भी जो लाइफ साइकिल होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। ये हम आगे जाके कवर करेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा हमने क्लू दे दिया है कि एल्गी कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी। देखो एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वो होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है, गैमेटोफाइट। अब इसके लिए भी ट्रिक है। देखो हमें पता है एल्गी में ज्यादातर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इसीलिए उसका लाइफ साइकिल क्या हुआ, हैप्लॉन्टिक हुआ। हैप्लॉन्टिक से याद आना चाहिए हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड क्या होता है, तो गैमेटोफाइट। तो इसमें समझ जाओगे कि इसका मेन प्लांट बॉडी भी क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। अब उसी तरह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमने क्या कहा था, कि ये दोनों का लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। मतलब कि डिप्लॉइड का संख्या ज्यादा होगा और हैप्लॉइड का संख्या कम होगा, राइट। अब डिप्लॉइड क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। हमने पहले ही बात कर लिया था, यहाँ डिप्लॉइड क्या होते हैं ना, ये स्पोरोफाइट देख सकते हो कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। तो आपको याद आना चाहिए
कि अगर आपको उसका लाइफ साइकिल याद है कि वो डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक है, तो आप उसका मेन प्लांट बॉडी भी जज कर सकते हो, है ना। जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक से याद है डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड क्या है, स्पोरोफाइट। तो इसका मेन प्लांट बॉडी भी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। ट्रिक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए। हमने याद था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ये किसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, राइट। मतलब कि आधा हैप्लॉइड होगा और आधा डिप्लॉइड भी होगा। तो याद रख लेना कि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये होते हैं हैप्लॉइड, और टेरिडोफाइट्स होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। तो अब हैप्लॉइड से क्या याद रखना है आपको, गैमेटोफाइट। तो याद रखना कि मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट होते हैं। और टेरिडोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में याद रखना है आपको डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड से क्या जाएगा, स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी उसके स्पोरोफाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने कितना कुछ क्लियर कर लिया है कि नहीं, इसका लाइफ साइकिल भी देख लिया, है ना, और उसका मेन प्लांट बॉडी भी कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी होते हैं इक्टोकार्पस और एक फ्यूकस। इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इक्टोकार्पस जो होते हैं ये भी हैप्लोडिप्लोन्टिक में आते हैं। और हैप्लोडिप्लोन्टिक का मतलब क्या, कि कुछ आधा साइकिल जो होगा वो हैप्लॉइड का होगा और आधा साइकिल डिप्लॉइड का होगा। सेम कंडीशन वैसा ही रखना है जिस तरह का कंडीशन था इस ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के साथ। फ्यूकस की बात करो तो ये कैसा है, ये ऐसे होता है, ये भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तो आपको डिप्लॉन्टिक से याद क्या रखना है, डिप्लॉइड याद रखना है। तो डिप्लॉइड अगर है तो इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। ये आपको यहाँ से ट्रिक से ही क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पांचों में फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा। तो एल्गी में भी, एल्गी की बात करो तो एल्गी में फोटोसिंथेसिस करवाएगा गैमेटोफाइट, है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी फोटोसिंथेसिस कौन कराएगा, स्पोरोफाइट कराएगा। फिर से बच गए ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, है ना। ब्रायोफाइट्स बोल दोगे सर कि ब्रायोफाइट्स हमने पहले ही देखा था इसके थोड़ा देर पहले, कि ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या था, तो गैमेटोफाइट था। तो इसमें भी गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेसिस कराएगा। लेकिन यहाँ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, टेरिडोफाइट्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो गैमेटोफाइट भी कराते हैं और स्पोरोफाइट्स भी कराते हैं। ये आपको बस याद रखना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देंगे शॉर्ट से। देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पहले एल्गी का लाइफ साइकिल देखा कि क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। ये फिर फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट ना बन के स्पोरोफाइट बनता है जो कि डिप्लॉइड होते हैं। ये मियोसिस करता है तो फिर स्पोर्स बनते हैं, और फिर यही स्पोर्स से वापस गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने बोला था कि इसमें हैप्लॉइड ज्यादा है और डिप्लॉइड कम है, तो हमने कहा इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कैसा होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, मतलब कि आधा साइकिल हैप्लॉइड और आधा साइकिल डिप्लॉइड होगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमने कहा कि डिप्लॉन्टिक होता है, मतलब कि हैप्लॉइड कम होंगे, डिप्लॉइड ज्यादा होगा। फिर हमने कहा था मेन प्लांट बॉडी कैसे याद रखना है, तो हमने ये भी इसके लिए ट्रिक बताया कि जो एल्गी है, एल्गी कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से याद, मैंने बोला था कि हैप्लॉन्टिक से याद रखना है आपको हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड से क्या याद रखना है, ये गैमेटोफाइट। तो हमने बोल दिया था मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट होगा। उसी तरह हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी बोला कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, तो डिप्लॉइड होते हैं, है ना। डिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है तो याद रखना डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड कौन होता है, तो स्पोरोफाइट। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। बचा था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। हमने बोला था इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो आपको यहाँ ट्रिक बता दिया था कि मैंने कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक से याद रखना कि जो ब्रायोफाइट होता है ये हैप्लोएंटिक होते हैं, और टेरिडोफाइट होता है ये डिप्लॉन्टिक होता है। तो हैप्लोइड से फिर याद आ जाएगा आपको गैमेटोफाइट, और डिप्लॉन्टिक से याद आना चाहिए स्पोरोफाइट। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी एक का हो जाएगा, एक का गैमेटोफाइट और एक का स्पोरोफाइट। फिर हमने बोला फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस में भी जस्ट ट्रिक समझो कि इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, वही फोटोसिंथेसिस कराता है। जैसे कि एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कौन था, गैमेटोफाइट, तो यही गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस भी कराएगा। ब्रायोफाइट्स में देखो तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट ही है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस भी कराएगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, तो यही स्पोरोफाइट जाकर के फोटोसिंथेसिस भी कराएगा। बस एक ट्रिक, एक लॉजिक आपको याद रखना है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं, ये इसके अंदर
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब ऐसा क्यों कराते हैं? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिफरेंस क्या है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है ये पूरा पूरा इस गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड करता है। मतलब आप स्पोरोफाइट ना लिखो और गैमेटोफाइट भी लिख दो तो चलेगा, लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं ना इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है इस गैमेटोफाइट पर, है ना। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंड नहीं करता है इस गैमेटोफाइट पर, मतलब इसका इस स्पोरोफाइट का कुछ और रोल होता है और इस गैमेटोफाइट का कुछ और रोल हो जाता है। इसीलिए हमें दोनों लिखना पड़ता है ना। इसलिए दोनों जो है वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये जो एल्गी है, एल्गी से क्या बनेगा आगे देखो। एल्गी है, एल्गी थोड़ा सा बड़ा होगा ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। मतलब कि ये थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, इससे थोड़ा सा ये मॉडर्न, थोड़ा सा ये मॉडर्न और ये सबसे मॉडर्न में। कुछ इस तरह का सीक्वेंस आपको याद रख लेना है। एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, लास्ट में एंजियोस्पर्म। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। अब देखो हमने पहले ही कह दिया था कि जो एल्गी होते हैं इसमें थैलस प्रेजेंट होता है ना। थैलस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कैसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। अब थैलस अगर है तो इसमें जो रूट हो गए, जो स्टीम्स होंगे या फिर जो लीव्स होगा ना वो एब्सेंट होगा। एल्गी में ना तो कोई रूट होता है, ना तो कोई स्टीम होते हैं और ना ही कोई लीव्स होता है, राइट। ब्रायोफाइट्स की बात करो तो ब्रायोफाइट्स भी थैलस के अंदर ही आते हैं, पर उसमें रूट, स्टीम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका रहता है, मतलब उससे थोड़ा सा ये बेटर कंडीशन पे रहता है। बचा क्या, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये तीनों के तीनों में ट्रू रूट डेवलप होता है, ट्रू स्टीम डेवलप होते हैं, ट्रू लिप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आगे आते हैं, ये जो एल्गी, अब देखो समझते जाने यहाँ से, है ना, लॉजिक पूरा समझते चलो और अभी फोकस करो बस मैं जो बता रहा हूँ उस पे, है ना। नोट्स तो अवेलेबल है ही आपको, आप आराम से फिर अब याद कर सकते हो, बस अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उसको समझना। देखो यहाँ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये तीनों को ना फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। अगर इसको वाटर नहीं मिलेगी तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। मतलब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा, वाटर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कर सकता है। वाटर से बाहर चला गया तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो यहाँ तो एक चीज क्लियर हो गया ना कि जो एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ज्यादातर ये वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन करना है तो वाटर के अंदर ही होना पड़ेगा, राइट। और दूसरी बात, इसके मोटाइल गैमेट होते हैं। अब मोटाइल गैमेट का मतलब ये नहीं कि ये गैमेट्स होते हैं मोटा होते हैं, ऐसा नहीं है। मोटाइल गैमेट का मतलब होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, है ना, मूवमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, तो फ्लैजिलिया के थ्रू। जो हमने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में देखा था, एक टॉपिक था सीलिया और फ्लैजिला, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ये सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू प्लांट्स जो है अपना सेल का मूवमेंट करवाते हैं, राइट। अगर आपने पढ़ा होगा तो याद ही होगा, नहीं पढ़ा तो लेक्चर मेरा अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं ना, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी नहीं कि वाटर लेवल पे ही हो, मतलब वाटर के अंदर अगर नहीं भी है, ये बाहर भी है ना, तो भी फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो जो बिग ट्री होते हैं, मैंगो ट्री हो गया, पपाया ट्री या फिर कोई भी ट्री हो गया जो फ्रूट्स देते हैं, वो सब ट्री सिंपल सी बात है ये लैंड में ही रहते हैं, वाटर में तो नहीं रहते हैं ना, लैंड में ही रहते हैं। जरूरी नहीं कि उसको वाटर दिया ही जाए, थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर पे अगर हम हल्का हल्का वाटर भी उसको मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। दूसरी बात, इसके जो गैमेट्स होंगे ये नॉन मोटाइल गैमेट होंगे, मतलब वो जहां पर ट्री है वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ट्री यहाँ था तो कल कहीं और होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि उसके मोटाइल उसके जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। क्यों फिक्स्ड होंगे, क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिलिया एब्सेंट होगा, और फ्लैजिलिया होगा ही नहीं तो सेल का मूवमेंट होगा ही नहीं, सेल का मूवमेंट नहीं होता प्लांट का मूवमेंट होगा ही नहीं, राइट। लॉजिक को समझते चलो, मैं पूरा लॉजिकली लेके क्या हूँ, है ना, कहीं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा रट्टा ना मारो आप। अब यहाँ पर ये नोट है, ये नोट आप याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट टाइम इम्ब्रियो, सबसे पहले इम्ब्रियो कहाँ बना था,
सबसे पहला एम्ब्रियो बनता है ब्रायोफाइट्स में। कहाँ बनता है? ब्रायोफाइट्स में। याद करो जब हमने एल्गी यहाँ पर पढ़ने आए थे उससे पहले, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि जायगोट अगर ये मियोसिस डिवीजन करता है तो वो डायरेक्टली प्लांट में बन जाता है और उसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। कहा था मैंने? उसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा, और इसका एग्जाम्पल था एल्गी। फिर हमने कहा था अगर ये जाइगोट आगे जा करके माइटोसिस डिवीजन कराता है तो ये डायरेक्टली इम्प्लांट में कन्वर्ट नहीं होता, पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जिसलिए इसको कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो फर्स्ट टाइम, और इसके अंदर आते थे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले एम्ब्रियो किस में बना है? इससे ब्रायोफाइट्स के अंदर बनता है। यही चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो आपको अगर वो यहाँ पर याद होगा तो ये लॉजिकली याद हो ही गया होगा। फिर लिखा है मैंने फर्स्ट टाइम वास्कुलेचर। फर्स्ट टाइम वास्कुलेचर किसके अंदर हुआ था? तो इस टेरिडोफाइट्स में होता है। फर्स्ट टाइम वास्कुलेचर किस में से होता है? टेरिडोफाइट्स में। फर्स्ट टाइम सीड का डेवलपमेंट किस में होता है? इस जिम्नोस्पर्म में होता है। और फर्स्ट टाइम फ्रूट किस में आता है? इस एंजियोस्पर्म में आता है। तो जिम्नोस्पर्म में सीड है तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ सीड का ही डेवलपमेंट कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ सीड ही प्रेजेंट है इसमें। लेकिन एंजियोस्पर्म इसके अंदर ये जो है फ्रूट का डेवलपमेंट कर रहा है। हम सबको पता है फ्रूट के अंदर सीड भी प्रेजेंट होता है, मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो फूड प्लस सीड दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की। जैसे कि एल्गी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथरेडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है उगोनियम। ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथरेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथरेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं आर्किगोनियम। जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन है पोलन ग्रेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंजियोस्पर्म का मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है गायनोसियम। अब बोलोगे सर इसके लिए कोई ट्रिक? तो बिल्कुल है ट्रिक। देखो इसमें आपको लॉजिक लेके चलना है, a का पावर 3 a क्यूब। अब बोलो ये कैसा लॉजिक है? ये लॉजिक है कि देखना जहां पर भी ए है ना वो लगातार 3 बार है। यहाँ पर देखो और एक यहाँ पर देखो, है ना। यहाँ एंथेरेडियम है तो इसमें भी एंथेरेडियम और इसमें भी एंथेरेडियम। यहाँ पर आर्किगोनियम है तो इसमें भी आर्किगोनियम और इसमें भी आर्किगोनियम। अगर आपने ये ट्रिक याद रख लिया ना कि एल्गी फिर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यह रखना है कि एल्गी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है एंथेरेडियम। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का ऑलरेडी याद हो जाएगा कि ये तीनों में भी क्या होता है? एंथेरेडियम ही होते हैं। और दूसरा ट्रिक ये है कि देखो एंथेरेडियम में क्या आ रहा है? एंथर आ रहा है। एंथर क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, सॉरी ए मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर हमने जब कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमने एंथर भी पढ़ा था। जिसको जिसको याद होगा कि वहां से भी एक ट्रिक को समझ सकता है कि मेल सेक्स ऑर्गन ही होगा। दूसरा है उगोनियम। उगोनियम हमने देखा ये सिंपल सी बात है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में भी। तो यहाँ से भी आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा। उसी तरह ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में क्या हो जाएगा? एंथ्रेडियम हो जाएगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होती है? आर्किगोनियम होती है। तो यहाँ से भी 3 ले चलो, ब्रायोफाइट्स में भी आर्किगोनियम, टेरिडोफाइट्स में भी आर्किगोनियम और जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनियम। राइट। बस आपको लास्ट का याद रखना पड़ेगा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोसियम होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। और कुछ भी नहीं। ट्रिक को समझो और लॉजिक लगा के याद करते चलो। अब बात करते हैं एल्गी की। ये जो एल्गी होते हैं ना, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्लोरोफिल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में कि क्लोरोफिल कैसा कलर का पिगमेंट होता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कब? तो फोटोसिंथेसिस में। ये सारी बात हमने पहले ही कर चुकी है। अगर आपको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल से देख सकते हो, क्योंकि मैं अगर इसमें बताते चलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। राइट। तो मैं शॉर्ट में चलता हूँ कि एल्गी है, एल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में। और हमें पता है कि एल्गी 3 टाइप के होते हैं, है ना, ग्रीन, रेड और ब्राउन। तो ग्रीन एल्गी जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। राइट। दूसरी बात, ये जो एल्गी होते हैं ना, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं।
तीसरी बात, ये जो होते हैं लार्जली एक्वाटिक रीजन में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, प्लांट ये एल्गी जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होंगे? वाटर रीजन में। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो है इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए ही चाहिए। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, राइट। दूसरी बात, ये जो एल्गी होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना, कॉलोनिकल के फॉर्म में भी होते हैं और फिलामेंटस के फॉर्म में भी होते हैं। दूसरा बात लिखा हुआ है कि एल्गी इज एसोसिएटेड विद फंगी। अगर एल्गी फंगी के साथ एसोसिएशन रखता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लाइकन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने इकोलॉजी में पढ़ा है, अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। उसमें हमने बताया था कि ये जो लाइकन होते हैं ये रॉक, जब कोई रॉक्स पे लग जाते हैं तो वो रॉक्स को क्या करते हैं? धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तोड़ने के बाद वो बेयर एरिया से एक कम्युनिटी भी बनाते हैं। वो हमने पहले देखा है। पर जो 11th में है उसके लिए बस इतना काफ़ी है अभी कि जो एल्गी है ये फंगी के साथ अगर एसोसिएशन रखते हैं तो लाइकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर एल्गी जो है एनिमल के साथ एसोसिएशन रखे, है ना, एल्गी जो है वो एनिमल के साथ भी एसोसिएट होती है। अब सोचो कौन सा एनिमल है जो एल्गी जिस पे आ जाती है? तो उस एनिमल का नाम है स्लॉथ बियर। ये स्लॉथ बियर जो होता है ना, इसके ऊपर एल्गी जो होता है वो प्रेजेंट हो जाती है, कुछ इसके जैसा। ये देख सकते हो ये स्लॉथ बियर है। इसके ऊपर देख सकते हो ये जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, ये एल्गी ही है जो ग्रो कर रहा है इसके इस पार्ट पर, है ना। मुझे पता था आप देखोगे नहीं, इसलिए मैंने ये इमेज भी दिखा दिया है। हम्म, देखो हमने बोला था ना एल्गी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। हम इस तीनों को जो है कंबाइन कर देंगे, है ना, ताकि आपको बार बार याद ना रखना पड़े। ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों को मैंने कंबाइन किया है, और इसके बेसिस पे अपन स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहला हमें स्टडी करना है हैबिटेट के बारे में, या फिर बोलो हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब क्या है? उसका घर, वो रहता कहाँ पर है। तो ग्रीन एल्गी जो होता है ना वो ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और कम जो होता है कभी कभार वो मेराइन में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी की बात कर लो तो ये ज्यादातर मेराइन वाटर में ही पाएंगे, और रेयर में ये फ्रेश में पाया जाता है। रेड एल्गी की बात करो तो ये भी ज्यादातर जो होते हैं ये भी मेराइन रीजन में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये कम ही फ्रेश वाटर में दिखेगा, ना के बराबर। और ये तीसरा बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो जो समुद्र होता है उसके नीचे, सबसे नीचे रीजन में पाए जाते हैं। मतलब इसको देखना बहुत ही मुश्किल है, राइट। आप बोलोगे सर इसमें भी और कोई ट्रिक नहीं है? तो बिल्कुल ट्रिक है। इसमें याद रखेंगे, जो ब्राउन एल्गी है और ये रेड एल्गी ये एक तरफ है, और ये जो ग्रीन एल्गी है ना ये एक तरफ है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट ये काम करेगा। जैसे कि ग्रीन एल्गी जो था ये फ्रेश वाटर में था, तो ये दोनों मेराइन में पाए जाते हैं। ये कम मेराइन में पाया जाता है, और ये ज्यादा मेराइन में पाए जाते हैं, है ना। ये इसका काम है मॉइस्ट सेल, है ना, सोइल के उसका जहाँ इसको सोइल में मॉइस्चर मिलेगा यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरी बात, ये रेड एल्गी जो होता है ये सी के नीचे पाया जाता है, मतलब जस्ट अपोजिट चलेगा ये दोनों, है ना। तो हमने हैबिटाट पढ़ लिया। दूसरा है हमारा पिगमेंट। क्या है अपना? पिगमेंट। पिगमेंट में भी देखो तो ये जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों के तीनों में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा ही होगा। तीनों में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा ही होगा। अब ट्रिक ये है कि ये जो ग्रीन है इसमें मान लो क्लोरोफिल बी, ब्राउन में क्लोरोफिल सी, और रेड में क्लोरोफिल डी। मतलब ए तो तीनों में है, बी, सी और डी। आपको याद रखना ट्रिक इसमें ग्रीन, ब्राउन और रेड। ये अगर लॉजिकली याद कर लियो, और अपने मैंने पहले ही बोल दिया है कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी समझो तो एक टीम में है, और ये दूसरे टीम के हिसाब से, है ना, ग्रीन एल्गी जो है वो दूसरे टीम में है। ये लॉजिक आप हमेशा याद करते चलना। ये तीनों में क्या है? क्लोरोफिल ए है, इसमें बी, इसमें सी और इसमें डी। तो ये आपको याद हो जाएगा कि तीनों में कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना। इसलिए मैंने तीनों को कंबाइन किया ताकि आपको ज्यादा फोकस ना करना पड़े, ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े, खास करके क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, बहुत जन बोलते हैं कि सिर्फ रटना है इस चैप्टर में, पर ऐसा नहीं है। क्लियर है। ब्राउन एल्गी में एक और पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजैंथिन। क्या है? फ्यूकोजैंथिन। बस ये आपको याद रखना है कि ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट है पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजैंथिन। रेड एल्गी में एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन। अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो ये भी याद करना पड़ेगा, बोले नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन से याद रखना है आपको इरिथ्रोसाइट, और इरिथ्रोसाइट्स किस में होता है क्या, सॉरी, इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल के नाम में ही रेड छुपा है, तो अब उसको याद रख के क्या करोगे, जहां है ना रेड यहाँ के अंदर ही छुपा है कि रेड एल्गी में याद कर लेना कि रेड है, मतलब रेड एल्गी में पाया जाता है कौन, तो फाइको इरिथ्रिन। अब फाइको इरिथ्रिन आपको याद रहेगा, तो ये फ्यूकोजेंथिन तो आप बोल ही सकते हो सर ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है ये। क्लियर है। अब बात करते हैं सेल वॉल। तो ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होता है ना, ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टोज से मिल करके। किससे मिल करके बना होता है, सेलुलोज और पैक्टोज से मिल करके बना होता है। ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और एलिगिन पिगमेंट से मिलकर के बना होता है। रेड एल्गी की बात करो तो रेड एल्गी में जो सेल वॉल होता है इसमें सेलुलोज तो होता ही होता है, दूसरी बात पैक्टिन होता है, और तीसरा पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है। तो इसमें भी एक ट्रिक है कि सेलुलोज तो देखो तीनों में ही है, बस इसमें याद रखना है ग्रीन एल्गी में पैक्टोज होता है, इसमें एलिगिन होते हैं, और इसमें पैक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर होता है। बस आपको ये याद रख लेना है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टोर्ड फूड, फूड को किस तरह से वो स्टोर करके रखता है, राइट। तो ग्रीन एल्गी में जो फूड होता है कौन सा फूड होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है मैनाइटल एंड लेमिनेरियन। रेड एल्गी की बात करो तो रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, ये जस्ट लाइक ये जो होता है ये एमाइलोपैक्टिन के जैसा होता है, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा सिमिलर होता है। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही सिमिलर एकदम होता है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो ग्रीन एल्गी जो होता है ना, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है, कॉलोनिकल के फॉर्म में भी होता है, और फिलामेंटस के फॉर्म में भी रहता है। और मैंने पहले ही कहा है कि ये जो ग्रीन एल्गी है वो एक तरफ है, और ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होते हैं वो एक ये जो है कि दोनों ही अपने एक टीम में है। देख सकते हैं इसमें अगर फिलामेंटस है तो इसमें भी फिलामेंटस ही होगा, लेकिन ग्रीन एल्गी तो अपना अलग ही फॉर्म में चल रहा है। इसके अंदर यूनिसेलुलर भी स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉलोनिकल स्ट्रक्चर भी दिखेगा, तीसरी बात फिलामेंटस भी दिखेगा। क्लियर है। ये देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखो फिलामेंटस एक फिलामेंट के थ्रू दिख रहा है, ये देखो तो ट्यूब के जैसा बोलो, ये फिलामेंट की तरह बोलो, ऐसा है। कॉलोनिकल का मतलब ही कहता है कॉलोनी बना के रखना। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ कॉलोनी बना के रह रहे हैं, इसी को कहते हैं कॉलोनिकल। तो ये एल्गी जो है ये तीनों फॉर्म में रहता है। कौन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। लेकिन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी किसके फॉर्म में होंगे, सिर्फ फिलामेंटस के फॉर्म में होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की ही बात, अभी भी स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, है ना। देखो हमने बोला था ना उसके ग्रीन एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनिकल भी होता है, और फिलामेंटस भी होता है। तो यूनिसेलुलर जो होता है ना, अब यूनिसेलुलर में भी दो होते हैं, एक होता है मोटाइल, दूसरा होता है नॉन मोटाइल। देखो हम तो पहले ही बोलते हैं कि जो एल्गी होते हैं उसके अंदर मोटाइल गैमेट होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं, उसके सेल मूवमेंट करेंगे क्योंकि उसमें फ्लैजिलिया प्रेजेंट होगा। पर यहाँ जब पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो एक चीज पता चला है ग्रीन एल्गी में कि इसके अंदर मोटाइल के साथ साथ नन मोटाइल भी प्रेजेंट होते हैं। अब उस नन मोटाइल का नाम है क्लोरेला। क्या नाम है, क्लोरेला। ये जो क्लोरेला होता है ये नन मोटाइल होता है, और ये जो एक होता है कैलामिडोमोनास, ये जो होता है ये मोटाइल होते हैं। तो अब बस आपको ये याद रखना है कि क्लोरेला जो है ये नन मोटाइल है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि मोटाइल तो सारे ही सारे हैं। तो जो नन मोटाइल है जो यूनिक है उसको याद कर लो ना, बाकी तो ऑलरेडी याद हो जाएंगे। तो नन मोटाइल में याद रखो, नन मोटाइल में क्या होता है, क्लोरेला, और मोटाइल है कैलामिडोमोनास। अब बात करो कॉलोनिकल, तो कॉलोनिकल का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस का एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और कैलोडोफोरा। इसका भी ट्रिक है, इसका इसका ट्रिक है, देखो है ना। हम बोलते हैं ना यूएसए, है ना। तो फिलामेंटस जो होता है ना, बोलना कि ये यूएसए में प्रेजेंट है, तो यूएसए से आपका आंसर यू सही, यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरो वगैरह, ए सही है। ए से ये याद रखेगा कि ये एल्गी का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, ये एल्गी का ही पार्ट है,
है ना। तो ये दोनों तो याद हो जाएगा, बस यूएस से ए या सी अपने से याद कर लो एक। और क्या, ये तो ये ट्रिक ऐसा ही बनेगा ना यार, हर जगह तो पूरा लॉजिकली ट्रिक नहीं बन सकता। अगर इससे अच्छा ट्रिक आपको याद रखना है तो आप अगर आपको इससे कोई अच्छा ट्रिक मिलता है तो आप उसको याद जरूर कर लेना। पर मेरे हिसाब से तो मेरे को यही ट्रिक लगा कि ये यूएसए से आपको यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पायरोगेरा, ए से एल्गी की बात कर रहे हैं वो याद रह जाएगा। तो एक क्लेडोफोरा बस आप सी से याद कर लेना। क्लियर है। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी हमने कहा था ना ये सिर्फ फिलामेंटस के फॉर्म में ही रहता है। अब ये फिलामेंटस के फॉर्म में रहता है लेकिन ये दो टाइप में बढ़ जाता है। एक होता है सिंपल ब्रांच और दूसरा होता है प्रोफ्यूजली ब्रांच। सिंपल ब्रांच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मतलब वो सिंपल ब्रांच जैसे कि थोड़ा सा जगह ब्रांच बनाया और फिर छोड़ दिया। ब्रांच का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना, फैलना। तो ये सिंपल ब्रांच है, देख सकते हो थोड़ा सा ब्रांचेस बनाया है, एकदम थोड़ा सा, है ना। और यहाँ देखो प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या है कि पूरा ब्रांचेस बनाते ही जा रहा है, बनाते जा रहा है, 100 मीटर तक ब्रांच बनाते जा रहा है। कुछ इस तरह देख सकते हो, पूरा ब्रांच बनाते जा रहा है ना, हर जगह पे ब्रांच उसने बना दिया है कि नहीं। इसी को कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच, जो कि दिखा जाता है कैल्प्स में। किसका नाम क्या है, कैल्प्स, है ना, हेल्प्स नहीं, कैल्प्स। जो कि 100 मीटर तक ये फैला रहता है। सोच सकते हो 100 मीटर तक सिर्फ एल्गी ही एल्गी दिखेगी, ब्राउन एल्गी। किस फॉर्म में, तो फिलामेंटस के फॉर्म में, राइट। और ये जो सिंपल ब्रांच होता है इसका नाम होता है इक्टोकार्पस। ये स्ट्रक्चर किसका है, इक्टोकार्पस का है, जो कि सिंपल ब्रांच बनाया है ना। अब हम तभी से फ्लैजिलिया की बातें कर रहे हैं ना, कि फ्लैजिलिया फ्लैजिलिया, तभी से ये फ्लैजिलिया होता है ना। अब देखो फ्लैजिलिया हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने तो पहले ही बोल दिया है कि फ्लैजिलिया जो होता है प्रेजेंट होता है एल्गी में, क्योंकि उसके कारण ही तो मोटाइल होते हैं, है ना, वो उसकी थ्रू तो मूवमेंट करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिलिया होते हैं उसके नंबर होते हैं 2 से 8। जैसे कि देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, अब देखो अब बनाता हूँ। ये जो मैंने बनाया ना ये वाला, ये और ये, इसी को कहते हैं फ्लैजिलिया। तो ये फ्लैजिलिया जो है ना वो ग्रीन एल्गी में 2 भी पाया जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब कुछ भी पाया जा सकता है, क्योंकि 2 से 8 तक मतलब फिक्स है कि फ्लैजिलिया उसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा ही होगा। दूसरी बात कि इसके जो साइज होंगे, जो फ्लैजिलिया का जो साइज होगा वो इक्वल होगा। मान लो कि अगर ये फ्लैजिलिया जो है 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो एपिकल रीजन में प्रेजेंट होगा, मतलब ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी जो है वो कैसे होते हैं, उसके अंदर कितने फ्लैजिला होंगे, उसके अंदर सिर्फ 2 फ्लैजिलिया प्रेजेंट होगा। कैसा फ्लैजिलिया, 2 फ्लैजिलिया, जस्ट लाइक देखो एक ये ऐसा मैं बना दिया है, ऐसा रहेगा, है ना, 2 फ्लैजिला ही प्रेजेंट होंगे और ये अनइक्वल होगा। अनइक्वल जैसे कि एक फ्लैजिलिया बड़ा होगा तो दूसरा फ्लैजिलिया छोटा होगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, लेटरल रीजन है, मतलब नीचे की तरफ। क्लियर है। रेड एल्गी की बात करो तो रेड एल्गी जो होता है इसमें फ्लैजिलिया एब्सेंट होता है, मतलब ये मूव, अब फ्लैजिलिया ही नहीं रहेगा तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन लग गया कि रेड एल्गी में फ्लैजिलिया नहीं होता है, मतलब इसके गैमेट भी कैसे होंगे, नन मोटाइल होंगे। क्लियर है यहाँ से, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब फ्लैजिलिया भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे किसमें किसमें, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में, तीनों में। देखो हमने पहले ही बोला है ना कि ग्रीन एल्गी जो है वो अलग टीम में है, और ब्राउन एल्गी जो है वो, और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी वो दोनों तभी से अलग टीम में थे, राइट। लेकिन रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं याद रखना है आपको। रिप्रोडक्शन के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो ग्रीन एल्गी था ना, और ग्रीन एल्गी, ये और ब्राउन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी जो होंगे वो एक टीम में हो जाएंगे और रेड एल्गी को भगा देंगे। अब बोलोगे सर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये इसको भगा दे रहा है, देखो हुआ क्या, क्योंकि ये जो फ्लैजिलिया था ना, फ्लैजिलिया इस ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट रह गया और ब्राउन एल्गी में भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों बोले कि यार हम दोनों में प्रेजेंट है, चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो ये दोनों ने क्या कर ली, दोस्ती कर ली और इस ग्रीन रेड एल्गी को क्या कर दिया, भगा दिया। बोलता है यार तुम एल्गी होके तुम फ्लैजिलिया नहीं रखा तो तुम मेरे साथ क्या दोस्ती करेगा। इसको क्या किया, ब्राउन एल्गी ने भगा दिया, है ना। तो कहानी मस्त है ना। अब कहानी को मत जाओ, अब यहाँ लॉजिक को समझो। तो देखो रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। क्लियर है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा
तो ग्रीन एल्गी में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, ब्राउन एल्गी में भी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, रेड एल्गी में भी हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। यहाँ तक तो बोलोगे सर तीनों तो सेम है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत अभी आएगी, है ना, दिक्कत आएगी जब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रीन एल्गी में क्या होगा, जूओस्पोर्स होंगे। कौन करेगा, जूओस्पोर करेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्राउन एल्गी में भी जूओस्पोर ही करेगा, लेकिन रेड एल्गी में जो होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा, एप्लोनोस्पोर्स कराएगा। कौन कराएगा, एप्लेनोस्पोर्स करवाएगा। तो यहाँ देखो ये अलग हो गया ना। अब ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी देख सकते हो, एक तरफ हो गया, यहाँ फ्रेगमेंटेशन, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन, यहाँ जूओस्पोर, यहाँ भी जूओस्पोर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एप्लोनोस्पोर हो गया, एप्लेनोस्पोर हो गया। तो ये तो अलग टीम में चला गया ना। अब देखो, ये हमने पहले ही बोल दिया था कि ग्राउंड, ये जो ग्रीन एल्गी है और ब्राउन एल्गी है, दोनों में फ्लैजिलिया प्रेजेंट है। अब फ्लैजिलिया अगर प्रेजेंट होगा तो दोनों के गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, राइट। और इसमें तो फ्लैजिलिया एब्सेंट था, फ्लैजिलिया अगर एब्सेंट होगा तो इसमें गैमेट कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, राइट। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कुछ इस तरह का है। ये देखो, ये जूओस्पोर्स है जो देखो बाहर जा रहा है ना, मूव कर रहा है। ये है एप्लोनोस्पोर्स, तो एक ही जगह इकट्ठा है। क्लियर है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट करवाएगा, ग्रीन एल्गी में कौन सा गैमेट करवाएगा, मोटाइल गैमेट, ब्राउन एल्गी में भी मोटाइल गैमेट, लेकिन रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है। लास्ट हमें पढ़ना है गैमेट्स के बारे में। किसके बारे में, गैमेट्स के बारे में। अब गैमेट्स की बात करो तो ये जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है और oogamous भी प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे सर ये आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस क्या है और oogamous क्या है, मुझे बता, बोलोगे। देखो आइसोगैमस का मतलब क्या, आइसो का मतलब होता है सेम, गैमेट, गैमस का मतलब होता है गैमेट, मतलब कि सेम साइज के गैमेट्स, है ना, सेम साइज के गैमेट को कहेंगे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब क्या, गैमेस का मतलब गैमेट, एनाइसो मतलब कि डिफरेंट, है ना। अब सिंपल सी बात है, एन लग गया मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो आइसो का मतलब सेम और एन लग गया मतलब अपोजिट कर दो, सेम का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मतलब या फिर बोलो डिफरेंट गैमेट्स या फिर बोलो डी सिमिलर गैमेट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डी सिमिलर गैमेट्स होंगे, मतलब एक गैमेट हो जाएगा एक गैमेट बड़ा हो जाएगा, एक गैमेट छोटा हो जाएगा, राइट। ये हो गया डिसिमिलर। अब बात करते हैं oogamous। oogamous का कहना क्या होता है, ये अलग ही तरह का गैमेट है। देखो oogamous जो होता है ना, ये कहता है, जैसे देखो इसका लॉजिक समझो कि देखो गैमस का मतलब क्या है, गैमेट, राइट। गैमस का मतलब क्या है, गैमेट। अब यहाँ oogamous लिखा है डबल ओ, एक कैपिटल ओ है एक स्मॉल ओ है, देख सकते हो, है ना। यहाँ एक बड़ा ओ है एक छोटा ओ है, बोल सकते हैं। तो इसमें भी जो गैमेट होते हैं ना, ये भी डिसिमिलर गैमेट होते हैं, पर एक बड़ा गैमेट होगा और एक छोटा गैमेट होगा, और बड़ा वाला गैमेट जो होगा वो फीमेल का होगा और जो छोटा गैमेट होगा वो मेल का होगा। बस यही कंडीशन कहता है कि जो बड़ा गैमेट है वो फीमेल का है और जो छोटा गैमेट है वो मेल का होगा। अब ये यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो छोटा गैमेट है, जो मेल का गैमेट है वो कैसा है, छोटा है, तो ये गैमेट मोटाइल भी होगा। ये गैमेट कैसा होगा, मोटाइल भी होगा। लेकिन ये फीमेल गैमेट जो है ये बड़ा है, और ये नॉन मोटाइल होगा, मतलब ये मूव नहीं करेगा, राइट। आप लॉजिकली लगा सकते हो, आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ा होगा तो हमें पता है कि जो स्पर्म होता है वो जाकर के ओवम के पास जाता है, ओवम कहीं नहीं जाता, राइट। स्पर्म जो है वो जाता है। तो मोटाइल कौन सा हो रहा है, मेल गैमेट ही तो मोटाइल होता है ना हमेशा। तो इसमें भी, प्लांट में भी तो मेल गैमेट ही मोटाइल होगा ना, कोई कंडीशन नहीं है कोई इसमें, है ना। बस एक ही लॉजिक हमने लेके चला है अभी, राइट। तो ये जो ग्रीन एल्गी है इसके अंदर आइसोगैमस भी होते हैं, एनाइसोगैमस भी होता है और oogamous भी होता है। अब ब्राउन एल्गी जो होता है इसके अंदर भी आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है और oogamous भी होता है। देखो इसमें भी क्या है, ये दोनों हो गए ना एक तरफ, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी हो गए ना एक तरफ, राइट। अब ये रेड एल्गी को क्या कर दिया, बाहर कर दिया ना, दोस्ती से हटा दिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ oogamous ही प्रेजेंट होता है, मतलब कि मेल गैमेट छोटा, फीमेल गैमेट बड़ा, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और मेल गैमेट मोटाइल। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया। देखो अब इस इतना कुछ करने के बाद,
है ना। अगर आपको यहाँ पर ट्रिक भी याद रखना है तो सबसे पहले याद रखना है कि हमने सबसे पहले हैबिटाट की स्टडी की है ना। किसके बारे में, हैबिटाट की, फिर पिगमेंट्स की, फिर सेल वॉल, फिर स्टोर्ड फूड, फिर स्ट्रक्चर देखे। उसके बाद हम आए फ्लैजिलिया पे, और फ्लैजिलिया तक जब तक हम पढ़े हैं तब तक ग्रीन एल्गी अलग टीम में था और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी एल्गी जो है वो सेम टीम में थे। लेकिन फ्लैजिलिया जैसे हमने पढ़ा, वहां से जो है ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में दोस्ती हो गई, वो दोनों एक टीम में हो गए और रेड एल्गी को उन्होंने बाहर कर दिया। जिसके बाद से रिप्रोडक्शन में भी देख सकते हो जस्ट अपोजिट हो गया, गैमेट में भी जस्ट अपोजिट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, है ना। तो ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी में भी कहाँ पढ़ रहे हैं, गैमेट में ही पढ़ रहे हैं। गैमेट हमने देखा ना, इसके अंदर तीनों गैमेट आते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और यूगेमस। एनाइसोगेमस का एग्जांपल है यूडोर्निया, यूगेमस का एग्जांपल है वॉलबॉक्स। और आइसोगेमस के अंदर दो गैमेट आते हैं, एक होता है मोटाइल और एक होता है नन मोटाइल। नन मोटाइल का एग्जांपल है अस्पायरोगेरा, क्या है, अस्पायरोगेरा। और मोटाइल के अंदर आते हैं क्लेडोमोनास, फिलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। देखो, क्लेडोमोनास तो हमने पहले भी देखा था, है ना, जब मोटाइल हमने पढ़ा था तभी हमने देख लेते क्लेडोमोनास है ना। बस आप क्या रख रहे हैं, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। इसके लिए भी ट्रिक है, चल उल्लू चल। क्या नाम है इसका ट्रिक का, चल उल्लू चल। चल से आ जाएगा आपको पहले क्लेडोमोनास, दूसरी बात उल्लू से आ जाना चाहिए यूलोथ्रिक्स, है ना, फिर चल से आ जाना चाहिए क्लेडोफोरा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना, चल उल्लू चल। ये कैसे गैमेट है, मोटाइल गैमेट है। हंसी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है, पर क्या करें यार, इसका ट्रिक मेरे को मिला नहीं। देखो, अगर आपको रिकैप करना है तो मैंने पहले ही बोल दिया है, इस तरह से हमने पहले हैबिटाट की स्टडी की, फिर पिगमेंट, फिर सेल वॉल, फिर स्टोर्ड फूड, फिर स्ट्रक्चर। और हमने यहाँ तक जब पढ़ा था तब हमने बोला भी था कि यहाँ पर ग्रीन एल्गी अलग टीम में है और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी एक टीम में है ना। देखो यहाँ तक बियर जो है, बियर वो सेम चल रहा था, है ना। लेकिन बियर नाम जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो फ्लैजिलिया और से लेकर के गैमेट तक जानने टाइम ये जो है क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी जो हो एक टीम में आ गए और रेड एल्गी को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये बीआर से बन के क्या बन गया, अब जीबी बन गया, है ना। तो यहाँ तक जो हैबिटाट से स्ट्रक्चर तक चल रहा था वो क्या था, बीआर था। मतलब जो फंक्शन ब्रायोफाइट्स का है तो वही ज्यादातर रेड एल्गी भी कर रहा था, सॉरी, जो फंक्शन ब्राउन एल्गी कर रहा था वही फंक्शन रेड एल्गी भी कर रहा था। लेकिन फ्लैजिलिया से जब से हमने देखा तो वहां पर जो फंक्शन ग्रीन एल्गी कर रहा है वही फंक्शन ब्राउन एल्गी भी कर रहा था, और जिसका जस्ट अपोजिट रेड एल्गी कर रहा था फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ नोट्स यहाँ लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ के देता हूँ आपको। याद करने में मत लग जाना, है ना, इसको अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, है ना। नोट्स तो आपके पास रहेगा ही, आप बाद में भी इसको याद कर सकते हो, पर मैं जो बोलूंगा ना उससे भी आपको याद हो जाएगा। तो पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलो। ग्रीन एल्गी जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सबको पता है। अब ग्रीन एल्गी है तो वहां तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, सिंपल बात है, तभी तो क्लोरोफिल को वो कंटेन करके रखा है। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर एक पायरानोइड बॉडी प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है एक स्टार्च के अंदर, है ना। फिर कि हमने क्या कहा कि ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर पायरानोइड बॉडी प्रेजेंट होता है, और ये पायरानोइड बॉडी का काम है कि स्टार्च के अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रखना, स्टार्च के अंदर प्रोटीन को स्टोर करके रखना। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होगा। उसका साइज की शेप की बात करो तो डिस्कोइड शेप होता है, प्लेट शेप होता है, रेटिकुलेट होता है, कप होता है, स्पाइरल होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये इतना सारा शेप होता है। अब बोला सर इतना सारा याद रखने की जरूरत है क्या, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि रिबन और एक डिस्कोइड, क्योंकि इससे से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं अभी तक नीट में, है ना। और ये हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी के चैप्टर में भी, तो अगर आपने वहां देखा है तो यहाँ का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं देखा है तो फिर चैनल पे विजिट कर लेना। अब एल्गी के एग्जांपल देखो, एक एल्गी के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज आता है, तो वॉलबॉक्स आता है, यूरोथ्रिक्स आता है ना, चारा आता है, स्पायोगेरा आते हैं और क्लेमिडोमोनास आते हैं, है ना। ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको इसके लिए कोई ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो आप अपने से सोच लो, पर इसमें अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा बहुत नाम याद रख लेना, है ना। वैसे तो जल्दी एग्जाम्पल नहीं पूछता है, पर आप याद कर लोगे तो क्या ही जाता है। अब आते हैं ब्राउन एल्गी में।
ब्राउन एल्गी की बात करो तो ब्राउन एल्गी में हमने क्या कहा था, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और एसेक्सुअल गैमेट्स भी होते हैं, कैसे जो कि पीयर शेप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल गैमेट्स होते हैं ब्राउन एल्गी के, वो पीयर शेप के होते हैं। इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, होल्ड फास्ट होता है, स्ट्राइप और स्ट्रिप भी होते हैं, फ्रंट भी होता है। अब बात करो तो ये ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन है ना, ये ग्रीन से ब्राउन कैसे हो जाते हैं। ये ग्रीन से ब्राउन इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, फ्यूकोजैंथिन, जो कि हमने देखा था कि याद करो कि जब हमने बोला था पिगमेंट में ट्रिक बताया था बी सी और डी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। इस ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा भी एक बोला था ना, एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं फ्यूकोजैंथिन, है ना, फ्यूकोजैंथिन। तो ये फ्यूकोजैंथिन, जैंथिन वर्ड कहाँ से आया, जैंथिन वर्ड आता है इस जैंथोफिल से। जैंथिन वर्ड किसके आता है, इस जैंथोफिल से आता है। ये जैंथोफिल ही पिगमेंट है जिसके कारण ये एल्गी ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल हैं सारागेशम, फ्यूकस, है ना, डाइक्टाटा, इक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और कैल्प्स। कैल्प्स हमने देखा था ना, ये बहुत ही लंबा ब्रांचेस बनाता है। लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस हमने देख लिया था कैसा होता है ना, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है हमने पहले ही बात कर लिया था। क्लियर है। आगे आते हैं, आगे है रेड एल्गी। रेड एल्गी कहाँ प्रेजेंट होता है, डीप सी में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम रखा था फाइकोएरिथ्रिन, जो कि मैंने बताया था। एरिथ्रिन से आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट्स, और एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। और रेड से याद आ जाना चाहिए रेड एल्गी। ये इसके जो गैमेट्स होते हैं हमने देख लिया था कि नन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। नन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, नन मोटाइल स्पोर्स भी होगा। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चलता है। देखो एग्जाम्पल है प्रोफाइरा, पॉलीसल्फोनिया, गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, राइट। अब आते हैं यूजेस ऑफ एल्गी में। देखो हमने तभी से पढ़ा इसके बारे में कि हैबिटेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा करता है, गैमेट कैसे होता है, ये सब तो हमने देख लिया है। लेकिन इसका काम क्या है, ये अभी तक हमने नहीं देखा है ना, तो चलो अब इसका काम देखते हैं। तो इसका काम है CO2 फिक्सेशन में हेल्प करना, ये हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन। और ये CO2 फिक्सेशन में हाफ हेल्प कैसे करता है, तो फोटोसिंथेसिस करके। और हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, ये प्लांट अपना अपना फूड जो है उस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता भी है। दूसरा काम क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस जब करता है लाइट के टाइम, तो स्टोमाटा ओपन होता है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है। और दूसरी बात, वो दूसरों के लिए खाना भी बनाता है। तो ये एल्गी भी वही करता है ना, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है और कुछ एक्वाटिक एनिमल के लिए फूड भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोफाइरा, लेमिनेरिया, सैरागेशन, भी तीनों हो गए। ये तीनों दूसरे मेराइन, ये जो है मेराइन एल्गी में आते हैं, लेकिन ये भी जो है दूसरे एनिमल्स के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। फिर है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना, हाइड्रो का मतलब है, समझ रहे हो, वाटर। तो इसका मतलब है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड करके थोड़ा रखता है। जैसे कि ब्राउन एल्गी में कौन होल्ड रखेगा, तो ब्राउन एल्गी में वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का काम करता है एलिजिन, और रेड एल्गी में वाटर होल्डिंग का काम करता है कैराजिन। फिर है गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यही गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया किसके अंदर आ रहा था, तो रेड एल्गी के अंदर आ रहा था, राइट। तो ये सिंपल से बोल सकते हो कि ये किसके अंदर आता है, रेड एल्गी के अंदर आता है। और इसका काम है, इसके अंदर एक ये अब गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। देखो गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया हमने पढ़ा था ना भी रेड एल्गी में, ये देखो ये इसके एग्जांपल थे। हम बोल सकते हैं कि ये जो किसके अंदर आते हैं, रेड एल्गी के अंदर आते हैं। और इसमें प्रेजेंट होता है अगर इसके कारण जो होता है ना कि आइसक्रीम एंड जेलीज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना। लास्ट है क्लोरेला। क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला जो है ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये फूड सप्लीमेंट का भी काम करते हैं खाली जगह पर। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स की बात करो तो ब्रायोफाइट्स में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन
जो है नीट में पूछा गया था 2020 में। तो देखो ये क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट, इट इंक्लूड मोसेस एंड लीवर वुड्स, है ना, इसके अंदर मोसेस आते हैं और लीवर वुड्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि इट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये सोइल में भी प्रेजेंट होता है और वाटर में भी प्रेजेंट होता है, राइट। ये सोइल में भी प्रेजेंट होता है और वाटर रीजन में भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि सोइल में प्रेजेंट होता है और वाटर में भी। लेकिन हमने एक चीज देखा है कि ब्रायोफाइट्स को भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर नहीं मिले वाटर तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, राइट। तो आगे यहाँ पर मेरे को दोबारा ना बताना पड़े, है ना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड फूड फॉर हार्बिशियस एनिमल्स, है ना, जो भी हार्बिशियस एनिमल है, जो हार्बीवोरस एनिमल है, उसके लिए ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है ना। दूसरी बात, बर्ड्स के लिए भी प्रोवाइड करता है और कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए भी ये फूड प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, वो किसके लिए फूड प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ हार्वेशियस एनिमल्स के लिए। इतना याद रखना, जो हार्बीवोरस हो ना उसके लिए ही फूड बना सकता है, राइट। कार्निवोरस के लिए फूड नहीं बना सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सोइल, जो सोइल होता है ना, सोइल के ऊपर ये मॉसेस जो होते हैं अपना डेंस मैट की कवरिंग बिछा देते हैं, जिसके कारण सोइल इरोशन में गिरावट आती है, सोइल इरोशन की कमी आती है। सिंपल सी बात है, सोइल में अगर नमी रहेगी तो सोइल इरोजन होगा नहीं, है ना। अब बात करते हैं मोसेस की। मोसेस को अपन स्पीसीज ऑफ स्पैगनम भी बोलते हैं, और ये जो स्फैगनम जो होता है ये क्या करता है, ये इट प्रोवाइड पीट फॉर यूज्ड एज फ्यूल, एक पीट को प्रोवाइड करता है जिसको अपन फ्यूल के रूप में इसको यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विच हेल्प इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने एल्गी में देखा था, इसमें भी प्रेजेंट होता है, जहां पर वो क्या करता है, तो लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, ये जो है प्लांट सक्सेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि हमने चैप्टर में देखा है। लेकिन आप अगर आप 11th में हो तो आपने इकोलॉजी वाला चैप्टर नहीं देखा होगा, है ना। लेकिन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं उसके नीट वालों के लिए बता देता हूँ कि प्लांट सक्सेशन जो होता है वो बताता है जब लाइकन जो है किसी रॉक पे लग जाता है तो रॉक को क्या करता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो सोइल में उसको कन्वर्ट करता है, और सोइल में धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले एल्गी आएगा, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, ऐसा ग्रो करते जाएंगे और एक ट्री बनेगा। उसी ट्री से धीरे धीरे बढ़ते बनते बनते क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट का रूप ले लेगा, और उस फॉरेस्ट से बन करके क्या हो जाएगा, एक क्लाइमेट कम्युनिटी बना लेगा। तो वो जो बेयर एरिया से जो क्लाइमेट कम्युनिटी बनता है उसी को कहते हैं सक्सेशन, और ये सक्सेशन किसके बीच होती है, तो प्लांट के बीच होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको प्लांट सक्सेशन। तो शॉर्ट में बोलो तो ये जो ब्रायोफाइट्स होता है ये प्लांट सक्सेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, मोसेस अलोंग विथ लाइकन, देखो जो जो मैंने कहा है ना वही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, मोसेस अलोंग विथ लाइकन आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रोक। ये क्या करता है, मोसेस जब इस लाइकन के साथ आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले रोक को तोड़ने का काम करता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट की बात करो, टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं हॉर्सटेल और फर्न्स, जिसका मेडिसिन बनाने में ज़्यादा यूज होता है और सोइल के बाइंडर्स में भी यूज होता है। लेकिन अगर बोलो ज़्यादातर हम यूज किस में करते हैं, तो ऑर्नामेंटल्स में इसका यूज करते हैं। फिर है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म थोड़ा बड़ा चलेगा, है ना। इसकी बात करो, सबसे पहले स्टीम की बात की है हमने। जो इसका जिम्नोस्पर्म का जो स्टीम होता है वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच होगा, उसका एग्जांपल है पीनस और कैटरस। देखो ये ब्रांच का मतलब है कि जैसे कि जो ट्रीज होते हैं ना वो अपना अपना क्या बनते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक स्टीम निकाल देंगे, यहाँ पर एक स्टीम निकाल देंगे, यहाँ पर इसे स्टीम निकाल देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि प्लांट का जब हाइट ग्रो नहीं होता तो वो क्या करते हैं, पहले अपना रीडिफरेंशिएशन करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा स्टेम को ग्रो करते हैं और उसको फिर से वो इलोंगेशन प्रोवाइड करते हैं, और है ना, ये हमने पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पहले जा करके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देख लेना, है ना। पर वैसे इस चैप्टर में उतना रोल नहीं है, बस यहाँ पर बताना है कि ब्रांच और अनब्रांच। तो ब्रांचेस उसको कहेंगे जिसके बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हो ना, वो ब्रांच होते हैं, उसका एग्जाम्पल है पीनस और कैडरस, और अनब्रांच जो होते हैं उसको इसका एग्जांपल है साइकस। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ये जो पीनस होता है ना, पीनस को हम कहते हैं मेल कोन और कैडरस को कहते हैं फीमेल कोन।
क्लियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लो, राइट। अब बात करते हैं इसके रूट की। तो रूट तीन तरह का होता है, टैप रूट, दूसरा है कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट जो होता है ना वो साइकस में प्रेजेंट होता है, और साइकस में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने पढ़ा है कब, जब नाइट्रोजन साइकिल कवर किया था, किस चैप्टर में किया था, तो मिनरल एंड न्यूट्रिशन में कवर किया था, है ना। वहां पर हमने बोला भी था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन होता है, वो हमने बात वहां पर किया हुआ है, राइट। अब बात करते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा जो है एसोसिएटेड विथ फंगी। ये जो माइकोराइजा होता है ये फंगी के साथ अपना एसोसिएशन बनाता है ना। फंगी के साथ ये क्या करता है, अपना एसोसिएशन बनाता है, और इसका एग्जाम्पल है पीनस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पीनस। क्लियर है। अभी तक हम जिम्नोस्पर्म में ही चल रहे हैं। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसमें जो लीव्स होते हैं, हमने स्टीम देख लिया, रूट देख लिया, अब क्या बचा, लीफ बचे। तो लीफ जो होता है वो दो तरह का होता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। और हमें पता है कि कंपाउंड लीफ भी दो तरह का होता है, एक होता है पिन्नेट, एक होता है पाल्मेट, है ना। जो साइकस में होता है ना वो पिन्नेट लीफ होता है। कैसा होता है साइकस में, पिन्नेट लीफ होता है। देखो अगर आप कंपेयर करो तो सिर्फ हम पिनस और साइकस पे ज्यादा फोकस किया हमने, कि पिनस ब्रांच होता है, साइकस अनब्रांच होता है। पिनस मेल कौन होता है, टेट्रस, साइकस फीमेल कौन होता है। पीनस जो हो साइकस जो होता है उसमें कौन सा रूट प्रेजेंट होते हैं, कोरोलॉइड रूट होते हैं। और पीनस जो होता है वो फंगी के साथ एसोसिएशन रखता है, माइकोराइजा, है ना। वो हमने बात किया था। फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि पीनस साइकस जो है उसमें कौन सा लीफ होता है, पिन्नेट लीफ होता है। तो जो पीनस होगा उसमें कौन सा लीफ होगा, उसमें होगा पाल्मेट लीफ, राइट। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। फिर है कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स। इसमें जो लीव्स होते हैं ना उसमें कॉनिफर्स नीडल होता है, मतलब कि वो नुकीला लीफ होता है। जो इसमें जो लीफ होते हैं साइकस में वो बहुत ही नुकीला लीफ होता है ना, एकदम बहुत नुकीला रहेगा। बात कर फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है थिक क्यूटिकल्स, सक्कन स्टोमाटा। इसमें कैसे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक क्यूटिकल्स होते हैं और सक्कन स्टोमाटा भी प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा का काम क्या है, वाटर लॉस से बचाना। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस वाटर लॉस। हमने ये भी पढ़ लिया है, हमने कुछ भी नहीं नया, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, हमने पहले से जो पढ़ते हैं बस उसके एक आगे बस स्टेप बढ़ गए हैं, और कुछ भी नहीं किया आपने, है ना। फिर है सुकोइया। एक सुकोइया एक ट्री है जो सबसे लंबा ट्री माना जाता है ना, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये सबसे बड़ा ट्री है सिकोइया। जो देखा होगा कभी आपने, जो व्हाइट कलर का होता है, हल्का हल्का, है ना, उसको ही कहते हैं सिकोइया। अगर नहीं देखा है तो कभी नेट में सर्च कर लेना, है ना। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। एंजियोस्पर्म हमने नहीं पढ़ा है ना, पर क्योंकि वो टॉपिक में है ही नहीं। जितना टॉपिक में था एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ उतना हमने कवर कर लिया है हम, है ना। और एंजियोस्पर्म जो है हमने उसमें अगर बोलो तो सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने एंजियोस्पर्म में समझो तो सब कुछ पढ़ा था, राइट। फ्लावरिंग प्लांट में तो हमने देख ही लिया था, सीड भी देखा है, फ्रूट भी देखा था, उसी में देख लिया था, तो इसलिए मैंने इसमें इतना फोकस नहीं किया। हमने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं साइकिल्स की, है ना। तो साइकिल इसका देख लेते हैं एक बार। देखो ब्रायोफाइट के साइकिल पे आता है, हमने एल्गी का साइकिल तो देख लिया था ना पहले, है ना। अब ब्रायोफाइट्स बचा हुआ था, अब ब्रायोफाइट्स को पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट है। क्या है ये, गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसको हमने सिंगल एन के साथ लिखा है, देख सकते हो, है ना। ये गैमेटोफाइट क्या रिलीज करेगा, गैमेट को रिलीज करेगा, राइट। अब गैमेट भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। लेकिन गैमेट तो दो तरह का होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, वो जायगोट बनेगा। और जायगोट कैसे हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मिला तो n और n क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। अब ये जायगोट है, जायगोट ना बोलकर हम क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफाइट, राइट। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हमने पहले ही बता दिया था ना। स्पोरोफाइट है तो मतलब वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब ये स्पोरोफाइट हमने वहाँ एल्गी में क्या देखा था कि ये स्पोरोफाइट से डायरेक्टली क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था और डायरेक्ट स्पोर बन रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइट्स में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये टूटता है किसमें, एसएमसी में, मतलब कि
सिंगल मदर सेल में। ये भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और इस एसएमसी में क्या होगा, मियोसिस होता है। अब इसमें मियोसिस होगा तो इसका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, ये था डिप्लॉइड तो ये टूट जाएगा किसमें, हैप्लॉइड में। और ये हैप्लॉइड क्या है, स्पोर है। और इसी स्पोर से के बाद क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा और ये फिर से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ साइकिल में देखो तो यहाँ कितने हैप्लॉइड दिख रहे हैं आपको, एक हैप्लॉइड ये रहा है ना। गैमेट को कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा पर कर लेते हैं अपन। एक एन ये रहा, इसको छोड़ देना, मेल और फीमेल को छोड़ देना है, मेल और फीमेल के गैमेट को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हमने वहां पर गैमेट को कैलकुलेट कर लिया तो इसमें गैमेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड हो गया, ये गैमेट दो हैप्लॉइड हो गए। उसके बाद हमें एक स्पोर मिला, मतलब ये भी हैप्लॉइड। टोटली हैप्लॉइड कितने हैं इसमें, 3 हैं। अब बात करते हैं डिप्लॉइड कितने हैं। देखो डिप्लॉइड यहाँ पर ये रहा, जाइगोट 1, स्पोरोफाइट 2, है ना। ये देखो एसएमसी 3। मतलब कि क्या हो रहा है, देखो यहाँ चमत्कार हो गया ना, 3 क्या हो गए, हैप्लॉइड और 3 डिप्लॉइड। इसीलिए हम इसके लाइफ साइकिल को क्या कहे थे, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहे थे, राइट। हमने पहले बोल दिया था वहां पर ना, हैप्लोडिप्लोन्टिक का मतलब। अब क्लियर हो गया, गुड। अब आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था ब्रायोफाइट्स में, कि जो स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होता है ना, ये क्या करता है, इससे डायरेक्टली, है ना, इससे डायरेक्टली गैमेट नहीं बनता, इससे स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट या गैमेट्स नहीं बनते हैं। स्पोरोफाइट, स्पोर से पहले क्या बनता है, वो प्राइमरी प्रोटोनेमा बनता है। और ये जब प्राइमरी प्रोटोनोमा अपना ब्रांचेस बनाती है ना, अब प्राइमरी प्रोटोन, जैसे कि देखो ये स्पोर थे, इस स्पोर ने क्या किया, प्राइमरी प्रोटोनेमा बना दिया। अब ये प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाया, अब इसके क्या होंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे। अब ये जब ब्रांचेस निकल गए तो हम इस ब्रांचेस को कह देंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा, क्या कह देंगे, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या आ जाएगा, बर्ड्स आएगा। अब बर्ड्स यहाँ पर से लग जाएंगे, बर्ड्स आएंगे तो बर्ड्स से ही हमें पता है लीफ अराइज होते हैं, राइट। अब उस स्टेज को क्या कहेंगे, लीफी स्टेज, मतलब कि अब इस बर्ड से क्या अराइज होंगे, लीफ अराइज होंगे। और इस लीफ के अराइज होने के बाद ही क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। क्लियर है, तो इतना सारे प्रोसेस चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर हमने मोसेस और लिवर वुड्स की बात की थी। मोसेस जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं और लिवर वुड्स जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। इसमें ट्रिक याद रखना है कि यहाँ मोसेस एम से स्टार्ट होता है तो ये भी मल्टी सेलर होगा, ये भी एम से स्टार्ट होने वाला है, राइट। एम और एम को पकड़ लो। फिर है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स की बात करो तो इसका लाइफ साइकिल बहुत मजेदार है। देखो यहाँ पर क्या है, ये गैमेटोफाइट है, राइट, यहाँ गैमेटोफाइट है। ये आगे जाके क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, बना दिया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, बन गया। जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, बन गया। स्पोरोफाइट बनने के बाद हमने वहां पर क्या देखा था कि डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एसएमसी में कन्वर्ट हो रहा था, सिंगल मदर सेल में कन्वर्ट हो रहा था। पर यहाँ पर देखो ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, राइट। यहाँ पर कितने स्टेप एक्स्ट्रा आ गए हैं, 3 स्टेप एक्स्ट्रा आ गया। तो ये क्या, कौन कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा है, देखो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के बाद क्या बन रहा है, स्ट्रोबिल में कन्वर्ट हो रहा है। और स्ट्रोबिल को अपन कोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोन भी बोलते हैं, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। अभी तक डिप्लॉइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ अभी कहीं पर भी मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है। अगर कहीं भी मियोसिस डिवीजन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसकी प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगी। अब ये कोन जो है आगे जाके क्या बनाएगा, ये स्पोरोफिल बना रहा है, स्ट्रोबिली क्या बना रही है आगे जाके, स्पोरोफिल बना रही है, ये भी कैसा, डिप्लॉइड है। ये स्पोरोफिल भी आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया बनाएगा, ये भी डिप्लॉइड है। ये स्पोरेंजिया आगे जाके क्या बना रहा है, एसएमसी बना रहा है, ये भी डिप्लॉइड है। फिर एसएमसी में जा करके मियोसिस डिवीजन होगा तो ये टूटेगा, इसका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हैप्लॉइड है, और ये फिर इससे गैमेटोफाइट बन जाएंगे। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। नीट में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि टेरिडोफाइट में मियोसिस डिवीजन कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, पॉइंट ये है ना, कि कहाँ पर होता है, इस एसएमसी में होता है। बताओ, इतना छोटा कोई इजी क्वेश्चन था, अगर जो जानता होगा उसने तुरंत टिक कर लिया होगा, जो नहीं जानता होगा वो मिस्टेक से कहीं भी मिस्टेक से गलती कर दिया होगा, है कि नहीं। अब सोचो एक क्वेश्चन में 4 नंबर चले जाएंगे, तो आप वैसे गलती मत करना, इसलिए मैंने ये लाइफ साइकिल अच्छे से थोड़ा बताया। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल होता कैसा है। देखो यहाँ पर कितने हैप्लॉइड है, देखो एक ये हैप्लॉइड है, दूसरा ये हैप्लॉइड है, तीसरा ये हैप्लॉइड है, और कोई भी हैप्लॉइड नहीं है। मतलब हैप्लॉइड कितने हैं इसमें, 3, राइट।
अब देखो डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर डिप्लॉइड देखते हैं, यहाँ पर एक डिप्लॉइड, यहाँ दूसरा डिप्लॉइड, तीसरा डिप्लॉइड, चौथा डिप्लॉइड, पांचवा डिप्लॉइड, यहाँ छठा डिप्लॉइड, मतलब 3 हैप्लॉइड हैं और 6 डिप्लॉइड हैं। तो डिप्लॉइड क्या है, ज्यादा है, तो इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। हमें पता है कि डिप्लॉन्टिक है, तो डिप्लॉन्टिक है मतलब कि क्या होगा, ये डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड से याद रखने बोला था मैंने, डिप्लॉयड कौन होता है, स्पोरोफाइट। तो हमने बोला था कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो कौन कराएगा, स्पोरोफाइट भी कराएगा, और मेन प्लांट बॉडी भी क्या होगी उसकी, स्पोरोफाइट भी होगी, वो भी हमने क्लियर किया हुआ था, राइट। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि स्टोरोबिली और कोन, ये जो स्टोरोबिली है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोन भी कहते हैं, ये हमने बोल दिया था, है ना, राइट। इसके अंदर क्या आते हैं, सेलाजिनेलिया आते हैं और इक्विसेटम आते हैं। और ये जो सेलाजिनेलिया होती है ना, ये सेलाजिनेला, ये इसको हम कहते हैं माइक्रोफिल। माइक्रो मतलब क्या, छोटा, माइक्रो मतलब क्या, छोटा, राइट। और एक होता है फर्न। फर्न जो होता है ये मैक्रोफिल होता है। ये सब एनसीईआरटी की पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा है तो मेरे को लिखना पड़ा है ना। एक फर्न है जिसको कहते हैं अपन मैक्रोफिल। अब बात करते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस के मतलब क्या हुआ, सेम स्पोर्स। सेम स्पोर्स की मेजोरिटी होती है, यहाँ पर सेम स्पोर्स की क्या होती है, मेजोरिटी होती है। सेम स्पोर कहने का मतलब क्या, उसकी साइज सेम होगी, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसी को कहेंगे हम सेम, राइट। अगर मान लो किसी का साइज छोटे, इतना छोटा है, किसी एक इतना बड़ा है, तो दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, उसको क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोर्स, राइट। तो इसमें जो ये जो हम पढ़े टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो होता है ना, होमोस्पोरस की स्पोर्स की मेजोरिटी होती है और हेट्रोस्पोरस की माइनॉरिटी होती है। तो हेट्रोस्पोरस को आपको याद रख लेना है कि हेट्रोस्पोरस में कौन आता है, तो यही सेलाजिनेला आता है और आएगा है सेल्विनिया। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ सेलाजिनेला याद रखना है कि सेलाजिनेला जो होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोबिल में होता है। दूसरी बात, सेलाजिनेला ये माइक्रोफिल में आता है। तीसरी बात, ये हेट्रोस्पोरस भी होता है, राइट। अब हेट्रोस्पोरस की बात करो तो हेट्रोस्पोरस में दो टाइप होते हैं, एक मेगा और एक माइक्रो। तो हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है कोई छोटा हो, हाँ, और एक छोटा स्पोर हो, या और एक हो सकता है कि एक बड़ा स्पोर हो। तो जो छोटा स्पोर्स होता है उसको कहते हैं माइक्रो स्पोर्स, जो बड़ा स्पोर्स होता है उसको कहते हैं मेगा स्पोर। अब छोटे स्पोर्स किसके होते हैं, तो छोटे स्पोर्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट के, और हमें पता है मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, मोटाइल होते हैं, राइट। दूसरी बात, फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो मेगा स्पोर्स होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब काम क्या है फीमेल स्पोर्स का, तो फीमेल गैमेटोफाइट का रोल है सीड हैबिटेट में, किसमें, सीड हैबिटेट में इसका रोल होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल हम जिम्नोस्पर्म की है ना, पहले जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये देखो, अब देखो कुछ भी चेंज नहीं है, ये टेरिडोफाइट का जो भी आपने लाइफ साइकिल देखा है ना, सेम लाइफ साइकिल इसका भी वही होता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। देख सकते हो यहाँ भी गैमेटोफाइट है, ये गैमेट बनाएगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्ट्रोबिली बनेगा, स्ट्रोफिल बनेगा, स्पोरोफिल के बाद स्पोरोगोनिया बनेगा, उसके बाद एसएमसी, फिर स्पोर्स, फिर से ये। मतलब ये भी देखा जाए तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 हैप्लॉइड होंगे, 6 डिप्लॉइड होंगे। हम क्या बोलेंगे इसको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, क्योंकि डिप्लॉइड ज्यादा है, तो डिप्लॉइड ज्यादा है तो इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, स्पोरोफाइट कराएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज समझना है आपको कि माइक्रो और मेगा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है टेरिडोफाइट के अंदर, और हमने बोला है कि माइक्रो स्पोर्स किसको बोलेंगे, मेल को, और मेगा स्पोर किसको बोलेंगे, फीमेल को। तो यहाँ माइक्रो का मतलब समझना है मेल, और मेगा का मतलब समझना है फीमेल। अब यहाँ पर से लेते चलो, यहाँ पर जाइगोट है, जाइगोट के बाद ये जो स्पोरोफाइट है, एक बार इसको लो मेगा और एक बार माइक्रो। तो अगर बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफाइट, तो माइक्रोस्पोरोफाइट बोलें तो किसकी बात कर रहे हैं, मेल की, और मेगास्पोरोफाइट बोले तो किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल की। उसी तरह स्ट्रोबिल की बात करो तो स्ट्रोबिल कहेंगे अगर माइक्रोस्टोरोबिल तो इसका मतलब मेल, मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब मेल, मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल,
राइट, ऐसे ही करते जाना है। माइक्रोस्पोर मतलब कि मेल और मेगास्पोर मतलब कि फीमेल, ऐसा आपको कैलकुलेट करते जाना है, राइट। और यहाँ पर कुछ भी नहीं समझना है। हाँ, एक चीज हमने छोड़ा है यहाँ पर, हमने पहले बोल दिया था ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना वो होमोस्पोरस होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया, राइट। दूसरी बात, टेरिडोफाइट जो होते हैं उसके अंदर होमोस्पोरस भी आता है और हेटेरोस्पोरस भी आता है, जो कि हमने वो भी देखा, होमो भी आता है हेटेरो भी आता है। होमोस्पोरस की लेकिन मेजोरिटी होती है, हेटेरोस्पोरस में सिर्फ दो आते हैं, एक है सेलजेनेला, दूसरा सेल्विनिया। तो हमने बात किया उसमें कि हेटेरोस्पोरस में दो होते हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, राइट। हेटेरो में दो आते हैं, माइक्रो और मेगा। माइक्रो किसको कहते हैं, मेल को, एम से एम, मेगा हम बोलते हैं फीमेल को। और फीमेल जो होता है बड़ा है, तो बड़ा है तो वो मोटाइल नहीं होता है, और मोटाइल नहीं है मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगा। और मेल जो है नन मोटाइल होता है तो वो मूवमेंट करेगा। दूसरी बात वो छोटा होता है। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है ना उसके अंदर हेटेरोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। और यहाँ ये चैप्टर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बहुत सारे ट्रिक के बारे में बताया है, तो आपको ट्रिक कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कहीं डाउट रहता है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा।